उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सबके फरमाइश के अनुसार हमने एंजियोस्पर्म के टॉप 100 एमसीक्यू की बात कर लिया है और वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है चैनल पे। अगर आपने देखा नहीं है तो आप एंजियोस्पर्म टॉप 100 एमसीक्यू सर्च करके आप इजीली देख सकते हैं। तो आज आए हैं हम टॉप 150 एमसीक्यू फ्रॉम द इकोलॉजी से लेके, और ये एमसीक्यू चाहे जो भी लाइफ साइंस बॉटनी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ बॉटनी जूलॉजी कुछ भी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना बात किए बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन कौन कौन सा है और इसका आंसर क्या है और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है। एज यू नो कि 150 क्वेश्चन है तो टाइम थोड़ा लगेगा, तो बने रहिए और हम बता रहे हैं आपको, तो आप देखते रहिए और सीखते रहिए। ओके, शुरू करते हैं। ऑर्टिकोलॉजी डील्स विथ और विदाउट नहीं होगा, ऑर्टिकोलॉजी डील्स विथ विदाउट ऑटो टाइपिंग से आ गया होगा। ऑर्टिकोलॉजी किससे डील करता है? देखिए दो चीज़ होता है इकोलॉजी में, ऑर्टिकोलॉजी और सीन इकोलॉजी। ऑर्टिकोलॉजी मतलब एक सिंगल स्पीसीज होता है और सीन इकोलॉजी होता है जो कम्युनिटी का स्टडी करते हैं। तो ऑर्टिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ स्पीसीज। इट मीन द स्टडी इज ऑल अबाउट द पार्टिकुलर स्पीसीज। अगर किसी एरिया में एक पार्टिकुलर स्पीसीज पाया जाता है उसके बारे में, जैसे एक एरिया है जहाँ पे साइनोडान और साइप्रस, ठीक है, बहुत सारे प्लांट है, अगर हम बस साइनोडान के बारे में स्टडी करते हैं तो वो कहलाएगा ऑर्टिकोलॉजी। अगर वहाँ के कम्युनिटी जितने भी वहाँ पे प्लांट है, ग्रासेस हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं तो उन्हें हम बोलेंगे सिनेकोलॉजी। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं। फुली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर अगर इन विच ओरिजिन ऑफ सॉइल प्रोफाइल। तो देखिए सॉइल प्रोफाइल आप पढ़े होंगे, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल वहाँ पे ओ हॉरिजन, ए हॉरिजन, बी सी आर हॉरिजन रहता है। तो जो ए हॉरिजन रहता है वहाँ पे जो होता है आपको फुली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर देखने को सबसे पहले, जैसे लीटर रहेगा, फिर डफ रहेगा, फिर वही डिकम्पोज होके बनता है, तो वो ए हॉरिजन में आपने को देखने को मिलेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है द प्लांट ग्रोइंग इन रॉक सर्विक्स। तो रॉक के बीच में जो प्लांट ग्रो करते हैं, रॉक जैसे दो रॉक हो गया उसके बीच में जो प्लांट ग्रो करते हैं दबे हुए होते हैं उसे चेस्मोफाइट बोलते हैं। लिथोफाइट मतलब रॉक के ऊपर ग्रो करता है। इरेमोफाइट मतलब जो सूखे जगह पे ग्रो करता है। सेमियोफाइट मतलब बालू जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ग्रो करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मरमेकोफिली द बेनिफिशियल एसोसिएशन बिटवीन सम फ्लावरिंग प्लांट एंड। तो मरमेकोफिली आप बहुत सारा प्लांट पढ़े होंगे, जैसे कि एसोसिएशन, जैसे कि इपीफाइट, टोटल रूट पैरासाइट, पार्शियल रूट पैरासाइट, स्टेम पैरासाइट। ऐसे ही मरमेकोफिली आता है बहुत सारा, जैसे बबूल एकेसिया के प्लांट में देखा गया है कि उसके स्टेम में तने में खोखला करके वहाँ पे चींटियाँ रहती हैं, जो कि एक टाइप का एसोसिएशन बनाता है, तो उसे हम मरमेकोफिली बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है इपीफाइट ऑब्टेन वाटर फ्रॉम। तो इपीफाइट, ठीक है, जो प्लांट के जो प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, दीज आर कॉल्ड द इपीफाइट प्लांट। इपीफाइट प्लांट के पास क्या होता है, उसके पास होता है वेलामेन टिश्यू। जैसे आपने आर्किड देखा होगा तो वेलामेन टिश्यू जो होता है वो मॉइस्चर से अपना वाटर ले लेता है। मॉइस्चर माने कि एटमॉस्फियर से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन, हु स्टार्टेड इकोलॉजिकल स्टडी इन इंडिया। तो देखिए इकोलॉजी के थोड़ा हिस्ट्री, इसका ओरिजिन के बारे में, कैसे शुरुआत हुई थी, जैसे फादर कौन है, किसने टर्न दिया, तो ये सब पूछा जाता है। तो ऐसे ही सबसे पहले इंडिया में इकोलॉजी की स्टडी जिन्होंने शुरुआत की थी वो थे डुडग्योन। ओके, कौन थे? डुडग्योन। अगला क्वेश्चन है इन अ फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम द टॉप कंज्यूमर इज। तो फूड चेन हो गया, फूड चेन में जैसा कि आपको पता है कोई भी अगर चैन है, कोई भी फूड चैन है, तो वहाँ पे कौन होता है? प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, कंज्यूमर होता है और डिकम्पोजर होते हैं। कंज्यूमर में भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ओके, तो यहाँ पे पूछा है टॉप कंज्यूमर कौन होगा। टॉप कंज्यूमर जो रहेगा वो कार्निवोरस ही होगा। जैसे मान लीजिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ग्रास है, ग्रास को टिड्डा खा रहा है, टिड्डा को मेढक खा रहा है, मेढक को सांप खा रहा है, सांप को मोर खा रहा है, मोर इज द टॉप कंज्यूमर। ओके, अगला क्वेश्चन, ग्रासलैंड विथ स्कैटर्ड ट्री आर कॉल्ड। तो देखिए आप सवाना के बारे में सुने होंगे, सवाना, ठीक है, तो सवाना को ही बोलते हैं। सवाना एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे ग्रासलैंड होता है, सवाना एक्चुअली, लेकिन वहाँ पे स्कैटर्ड फॉर्म में ट्री भी देखने को मिलता है। और ये ट्री कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये सीलोफाइट्स होते हैं मोस्टली। क्या होते हैं? सीलोफाइट्स होते हैं। ग्रासलैंड विथ स्कैटर्ड ट्री इज कॉल्ड सवाना, ठीक है। रेन फॉरेस्ट आपको पता है इक्वेटर में मिलेगा। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट जो पत्तियां गिरा देते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं। द टर्म इकोलॉजी वाज एक्चुअली क्वाइंड बाई। तो देखिए इकोलॉजी टर्म टेंसले, ठीक है, ऐसे कहा जाता है, इकोसिस्टम दिया, लेकिन जैसे यहाँ पे इकोलॉजी टर्म किसने दिया था? रिटर ने दिया था। ओ इकोलॉजी, इकोलॉजी, ठीक है, तो यहाँ पे इकोलॉजी टर्म किसने दिया? रिटर ने दिया।
अगला क्वेश्चन, द सॉइल विथ वर्टिकल साइज बिटवीन 0.0022 टू 0.02 mm इच काल। तो बहुत लोग इसे क्ले कर देंगे, लेकिन क्ले जो होता है 0.002 से 0.0002 होता है। अगर 0.02 से 0.02 mm है तो वो होगा आपका सिल्ट। याद रखिए, पेडोलॉजी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे इकोलॉजी में पूछता है काफ़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म बायोसिनासिस वाज कॉइन्ड बाई, प्रपोज्ड बाई या कॉइन्ड बाई। तो देखिए इनको जैसे बायोसिनासिस, सेक्स इकोलॉजी, ठीक है, बहुत सारा टर्म दिया गया था, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने, इकोलॉजिस्ट ने दिया था। तो बायोसिनासिस जो है इस एक्चुअली कम्युनिटी इकोलॉजी के लिए दिया गया था, तो कार्ल मोबियस ने दिया था बायो इकोलॉजी, बायोसिनोसिस। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं, द इंजरी ऑफ प्लांट ऑफ हॉट क्लाइमेट्स व्हेन एक्सपोज टू लो टेम्परेचर वाज सम टाइम इज। तो कहता है कि हार्ड क्लाइमेट की वजह, जैसे लो टेम्परेचर, अगर कोई प्लांट हार्ड क्लाइमेट में रहता है उसे लो टेम्परेचर में ला के रख दिया जाए तो उसको कौन सी इंजरी हो जाएगी, उससे जैसे चीलिंग इंजरी हो जाएगी, फ्रीजिंग नहीं, फ्रीज नहीं होगा, वो चीलिंग इंजरी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, थीरोफाइट क्या है। तो देखिए आप जब पढ़ेंगे रोंकियर लाइफ फॉर्म, तो रोंकियर ने प्लांट को 5 कैटेगरी में बांट दिया था ऑन द बेसिस ऑफ द पेनेरेटिंग आर्गन, कि वो कैसे सर्वाइव करता है वहाँ पे। क्रिप्टोफाइट, हेमिक्रिप्टोफाइट, कैमियोफाइट, फिनरोफाइट एंड थीरोफाइट। तो थीरोफाइट पूछ रहा है क्या है। थीरोफाइट आपका होता है सीजनल प्लांट, जैसे गेहूँ हो गया, ये सब जगह जगह जो प्लांट होते हैं गेहूँ के अंदर, जैसे आप दूसरे जो वीड ग्रो करते हैं ना, तो वो वीड जब गेहूँ कटता है तो वो वीड ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप गेहूँ लगाएं खेत में वो वीड वहाँ पे फिर से ग्रो कर जाता है, तो ये सीड के फॉर्म में वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, या थीरोफाइट कहलाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, द टाइप ऑफ सॉयल फाउंड इन टेम्परेट ह्यूमिड रीजन। तो जैसे कि शिमला हो गया, जहाँ पे शिमला, हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे बहुत ठंडा जगह होता है, वहाँ पे जो सॉयल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोर्ट सॉयल बोलते हैं, और वहाँ पे एक प्रोसेस भी होता है पोर्टसोलाइजेशन। बताइए पोर्टसोलाइजेशन क्या होता है कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन, टैगा रेफर्स टू। देखिए फॉरेस्ट को भी कैटेगराइज किया गया है, बहुत सारा, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, ठीक है, और टैगा, टुंड्रा, तो ऐसे ऐसे बायोम को क्लासिफाई किया गया। तो टैगा जो है वो नॉर्थ टेम्परेट कोनिफेरस फॉरेस्ट है, ठीक है, टैगा क्या है, नॉर्थ में है टेम्परेट कोनिफेरस फॉरेस्ट, जो टैगा कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, टू पॉपुलेशन विच आर इंटरकनेक्टेड बाय डिस्पर्सन इंडिविजुअल नोन एज। तो पूछ रहा है कि दो पॉपुलेशन है, उसमें जो इंडिविजुअल का है, जो आवाजाही वहाँ पे आ जा सकते हैं आराम से, दो पॉपुलेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है ड्यू टू द इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ द पॉपुलेशन आर इंडिविजुअल, तो उसे हम मेटा पॉपुलेशन करते हैं। एक्चुअली मेटा पॉपुलेशन क्या होता है ना, कि बहुत सारा छोटा छोटा होता है पॉपुलेशन जो आपस में कनेक्ट होता है, उसमें से कोई भी क्या मतलब आ सकता है, जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, साइक्रोमीटर इज यूज्ड इन मेजरिंग। तो देखिए साइक्रोमीटर का यूज हम करते हैं मेजर करने के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, हमारे जो इन्वायरमेंट में कितना मॉइस्चर है उसको मेजर करते हैं हम साइक्रोमीटर से। लाइट को लक्स फोटोमीटर से यूज कर सकते हैं। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भाई हम तो बहुत सारा है, अब नाम हाथ पे बताऊँ कितना होगा, बहुत सारा है, ठीक है। लाइट का ध्यान दीजिए, लक्स फोटोमीटर से लाइट का होता है। अगला क्वेश्चन, कंगारू रैट इन डिजर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो कंगारू रैट जो डिजर्ट में होता है किसका एग्जांपल है। तो देखिए ये एक कीस्टोन स्पीसीज है। एक्चुअली इसके पीछे कहानी मैं बताऊं तो कंगारू रैट क्या होता है, अगर एक डिजर्ट में है तो डिजर्ट में क्यों प्लांट नहीं ग्रो कर पाते पता है आपको। डिजर्ट क्यों डिजर्ट बना रहता है, इसके पीछे भी रीज़न होता है कि वहाँ पे जितने भी प्लांट होते हैं उसका सीड बनता है ना, तो सीड जो होता है डिस्पर्स होता है, उसी समय कंगारू रैट आके उसे खा जाता है। अगर कंगारू रैट उस सीड को खाता नहीं तो वहाँ पे प्लांट ग्रो कर जाता, ठीक है। तो डिजर्ट को डिजर्ट बनाए रखने में हेल्प करता है कंगारू रैट, नहीं तो वहाँ पे आ जाता, प्लांट ग्रो कर जाता। तो कंगारू रैट जो है वो है एक कीस्टोन स्पीसीज, इंडेमिक स्पीसीज, डोमिनेंट स्पीसीज। आप बताइए कमेंट सेक्शन में, आगे हम एक्सप्लेन करते भी हैं इसे। ओके, पाइनस कम्युनिटी इज हिमालय इच एग्जाम्पल आप। तो पाइनस जो होता है हिमालय पे जो मिलता है मोस्टली, तो वो कैसा, किसका एग्जाम्पल है। तो देखिए जितने भी टेम्परेट रीजन हो गए, हिमालय हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, मैं दो ही नाम ज़्यादा सुना हूँ ना जैसे चलन में, इसलिए बोल रहा हूँ। तो आप कहीं भी हिमालय चले जाएँ, हिमाचल चले जाएँ, तो वहाँ पे देखेंगे पाइन्स के फॉरेस्ट बहुत देखने को मिलेंगे। बहुत देखने से मतलब कि डोमिनेंट है, जो चीज़ें डोमिनेंट होती है उस बहुत देखी जाती है। इंडेमिक स्पीसी जो होती है, जो एक ही जगह पर मिलता है, ठीक है, मादागास्कर, चाइना, ये सब में आप सुने होंगे।
रेयर स्पीसीज जो बहुत कम देखने को मिले, कीस्टोन स्पीसीज जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग जोन ऑफ लेक स्टेडियम नोन एज द इकोटोन एरिया। तो कह रहा है कि लेक का स्टार्टिफिकेशन में कौन सा है जिसे हम इकोटोन एरिया बोल सकते हैं। तो देखिए लिटोरल जोन लेक को जैसे कि आप जोनेशन किया जाए वर्टिकल जोनेशन, तो वहाँ पे जैसे सबसे ऊपर लिम्नेटिक, फिर लिटोरल, फिर बेंथिक, फिर प्रोफंडल आता है। तो जो लिम्नेटिक वाला जोन होता है ना, वहाँ वाटर का मिक्सिंग होता है, ठीक है, एयर का, ऑक्सीजन का। तो लिम्नेटिक जोन में ही वहाँ पे क्या होता है कभी कभी कि समुद्र से जो जाता है रिवर भी मिक्स होता है, तो वहाँ पे एक स्तूरी टाइप का इकोटोन बनता है। स्तूरी स्तूरी बोलते हैं उसे। हाँ, तो वो क्या होता है इकोटोन एरिया, स्तूरी को इकोटोन हम बोलते ही हैं। ओके। और स्तूरी में जैसे फिश ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। लेब्राडोर की ऐसे कहते हैं लेब्राडोर की धारा है, तो वो एक गर्म जल धारा है, वहाँ पे मछली बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं। अगला क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन फिग ट्री एंड वास्प स्पीसीज। तो ये तो बहुत ही अच्छा इसके पीछे भी कहानी है कि फिग वास्प जो होता है और फिग ट्री होता है उसमें म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर देखा जाता है। एक्चुअली फिग ट्री जो है विदाउट द वास्प उसमें पॉलिनेशन नहीं हो सकता, और फिग वास्प जो है उसका लाइफ साइकिल विदाउट द उसके फ्रूट के अंदर जाए बिना नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका म्यूचुअलिज्म होगा कैमेंसिलिज्म, पैरासिटिज्म, मेमेंसिलिज्म। पता है कैमेंसिलिज्म में प्लस एंड जीरो, एक को फ़ायदा होता है एक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक को फ़ायदा होता है एक को नुकसान होता है। एमेंसिलिज्म में क्या होता है, एक को कुछ नहीं होता एक को नुकसान होता है, ठीक है, हानि। ओके, अगला क्वेश्चन विच यूनिक एग्जांपल ऑफ होलो पैरासाइट। होलो पैरासाइट मतलब कि टोटली डिपेंड ऑन द अदर। तो होलो विस्कम जैसे पार्शियल स्टेम पैरासाइट, लोरेंथस भी पार्शियल स्टेम पैरासाइट, सी एनीमोन इज द कमेंसिलिज्म का एग्जांपल है। तो कस्कुटा जो होता है, कस्कुटा दूसरे प्लांट के स्टेम के ऊपर लपेट के रहता है, पूरा न्यूट्रिशन उसी से लेता है, तो ये एक होलो पैरासाइट यानी टोटल स्टेम पैरासाइट है। अगला क्वेश्चन अकरेंस ऑफ एंडेमिक स्पीसीज इन साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया ड्यू टू। तो हाँ, एंडेमिक स्पीसीज का आखिर रीज़न क्या है। कह रहा है कि साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया में एंडेमिक स्पीसीज आपको मिलते हैं। इट्स ओके, एंडेमिक स्पीसीज वहाँ पे मिलते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि एंडेमिक स्पीसीज आखिर क्यों। तो आपको जैसे कि पता होगा कि पहले हमारे हिस्ट्री में, पुराने ज़माने में जो हमारा अर्थ था एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, उसे हम पैंजिया बोलते थे, ठीक है। लेकिन ड्यू टू द कॉन्टिनेंटल रिफ्ट, मतलब कि जो अर्थ की प्लेटें थी आपस में टकराने की वजह से अलग अलग हो गई, इससे हमारा अलग अलग हर जगह हो गया, तो कंटिनेंटल सेपरेशन हो गया ड्यू टू कंटिनेंटल ड्रिफ्ट। तो जो जानवर जहाँ पे गए वहीं पे रह गए। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कंगारू देखने को मिलता है, कंगारू रैट, लीमर, स्टारफैट्स, तो यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। तो ये हो गया एंडेमिक स्पीसीज। ओके, अगला क्वेश्चन है इन ए पॉपुलेशन अनरिस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज कॉल्ड। तो कह रहा है कि एक पॉपुलेशन के अंदर जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म, कोई एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कितने प्रोजेनी को उत्पन्न कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं उसकी बायोटिक पोटेंशियल, ठीक है। देखिए जो भी इंसान, जो भी जानवर, जो भी प्लांट आए हैं धरती पर, उनका दो ही काम है इकोलॉजी के अनुसार से। एक है एनर्जी फ्लो और दूसरा है साइक्लिंग ऑफ मटेरियल। और ओके, तो समझ गए, एनर्जी फ्लो और साइक्लिंग ऑफ मटेरियल। अगला क्वेश्चन व्हाट इज़ द ट्रू फॉर इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। अगर कोई इंडिविजुअल जो है अगर सेम स्पीसीज से बिलोंग करता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वो एक ही नीके में होना चाहिए। नहीं भाई, अलग अलग स्पीसीज के होते हैं एक दूसरे के नीके को ओवरलैप करते हैं, फिर उसमें कंपटीशन होता है, मार धाड़ करते हैं। सेम हैबिटेट में होना चाहिए। नहीं भाई, सेम हैबिटेट में देखिए मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ अलग अलग पेड़ हैं, पौधे हैं, ऊपर चिड़ियाँ बैठी हैं, तो नहीं, डिफरेंट हैबिटेट तो अलग हो जाएगा। तो वो इंटरब्रीड करनी चाहिए। स्पीसीज का मतलब है कि उसे मेयर ने बताया था कि अगर एक स्पीसीज की कोई अगर है तो उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो कि वो एक दूसरे से इंटरब्रीड कर सके, ठीक है। अलग होने के लिए उनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन व्हेन द टू इकोसिस्टम ओवरलैप ईच अदर द एरिया इज कॉल्ड। तो दो इकोसिस्टम एक दूसरे से जब ओवरलैप करती है ना, तो क्या बनता है आपको पता है, इकोटोन बनता है। इकोटोन हम बात कर चुके हैं, ऊपर देखे थे, एक क्वेश्चन था। तो इकोटोन बनता है। नीके क्या होता है, नीके इज़ द स्पेस जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है, अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है, भोजन खाता है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन करता है। जो भी एज इफेक्ट क्या होता है, जब दो
एरिया में, जैसे एज इफेक्ट क्या होता है ना, जैसे इकोटोन में ही होता है। तो मान लीजिए दो इकोटोन एक दूसरे को अलग अलग जैसे इकोसिस्टम में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों इकोसिस्टम में अलग अलग प्लांट देखा जाता था। लेकिन एक ऐसा एरिया होता है ना कि उस प्लांट में दोनों के कैरेक्टर आ सकते हैं, तो वो एज इफेक्ट, जब प्लांट दोनों इकोसिस्टम का कैरेक्टर शो करने लगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट। इको टाइप तो आपको पता ही है, जेनेटिकली डिफरेंट, मॉर्फोलॉजिकली सेम। ओके, अगला क्वेश्चन, द कम्युनिटी विच स्टार्ट सक्सेशन एट प्लेस इज कॉल्ड। तो देखिए सक्सेशन का भी बहुत ही अच्छा है, पूछा जाता है। सक्सेशन टर्म हर्ड ने दिया था 1885 में। फिर सक्सेशन इज द मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ द वन प्लांट कम्युनिटी बाय द अदर प्लांट कम्युनिटी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड सक्सेशन। तो सक्सेशन को स्टार्ट करने के लिए जो पहला होता है स्पीसीज या कम्युनिटी, उसे हम पॉइनियर कम्युनिटी बोलते हैं। जैसे हम मोस्टली पढ़ते हैं हाइड्रोसियर जीरो सीयर के बारे में। हाइड्रोसियर में जो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो पॉइनियर की तरह काम करता है, एंड जीरो सीयर में क्रिस्टोस लाइकेन। तो सीरियल कम्युनिटी क्या होता है, सीरियल के बारे में बहुत, सीयर के बारे में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सीयर क्या होता है, सीरियल कम्युनिटी। तो सीयर मतलब कि रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी बाय द अनदर प्लांट कम्युनिटी। सीयर यही होता है कि ट्रांजिशन जो होता है ना वन प्लांट कम्युनिटी से अनदर में, तो उसे हम सीयर बोलते हैं। ओके, अगले पे चलते हैं। कंपटीशन फॉर फूड लाइट एंड स्पेसेज इन मोस्ट सीवर इन। तो कह रहा है कि कंपटीशन कहाँ पे ज़्यादा होगा भाई, कंपटीशन वहीं पे ज़्यादा होगा जब निके ओवरलैप करेगा, क्लोजली रिलेटेड हो गए। तब अगर जैसे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के आ जाए एक ही निके में, जैसे तो वो लोग क्या कर लेंगे, वो लोग रिसोर्स का पार्टीशनिंग कर लेंगे, कैरेक्टर को डिस्प्लेस कर लेंगे। अगर मान लीजिए कंपटीशन कोई नहीं करना चाहता है, जैसे एक ही खाना है, 10 किलो खाना है, तो दो लोग आ गए, तो लोग मारधार कर रहे हैं, लेकिन वो अगर एक साथ कोई चीज़ करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे कि वो अपने कहेंगे भाई तू 5 किलो ले ले, मैं 5 किलो ले लेता हूँ, खुश रहते दोनों, रिसोर्स का पार्टीशनिंग कर लिए। ठीक है, नहीं तो ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि एक पेड़ पे जैसे मान लीजिए सीड भी है, लीफ भी है और बहुत सारा फ्लावर है, तो अलग अलग है। अगर कंपटीशन नहीं करना है तो वो लोग कैरेक्टर को डिस्प्लेस कर लेंगे, कोई सीड खाएगा, कोई फ्रूट खाएगा। तो ऐसे करके कंपटीशन से बचना है तो सब करना पड़ता है। ओके, अगला क्वेश्चन, माइकोराइजा रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड रूट ऑफ फायर प्लांट। माइकोराइजा रिलेशनशिप बिटवीन द रूट ऑफ फायर प्लांट एंड फंजाई किसका है एग्जाम्पल। ये है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। समझाने के लिए ऐसे बता सकते हैं कि पाइनस का जो सीड होता है ना, पाइनस का सीड अगर कहीं पे गिर गया तो ऐसे ही आसानी से ग्रो नहीं हो पाता है। उसको ग्रो करने के लिए उसमें माइकोराइजा का एसोसिएशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसे समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इन एन इकोसिस्टम, कुछ स्टेटमेंट दिया, आपको सही स्टेटमेंट चूज करना है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर। अरे भाई एकदम सही बात है कि कोई भी इकोसिस्टम हो गया तो वहाँ पे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं ना, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम में आप ले लेंगे, वहाँ पे जो प्रोड्यूसर होंगे वो हमेशा ही ज़्यादा मात्रा में रहेंगे। कोई भी जंगल रहेगा वहाँ पे फॉरेस्ट जो रहेगा वो ज़्यादा मात्रा में रहेगा, कंज्यूमर हमेशा कम होते हैं। ठीक है, समझ गए ना, अगले चलते हैं। विच वन ऑफ द वन इज नॉट फंक्शनल आस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम। तो देखिए इकोसिस्टम कम्युनिटी, इन दोनों के जो है फंक्शनल आस्पेक्ट होते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे, जैसे एनर्जी फ्लो, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये सब तो इकोसिस्टम में आता है। लेकिन कम्युनिटी में क्या होता है, जैसे एज होता है, सेक्स रेशियो होता है, स्ट्रैटिफिकेशन होता है। तो स्ट्रैटिफिकेशन मतलब कि क्या होता है कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट कम्युनिटी। जंगल में जाएंगे, सबसे बड़ा पौधा रहेगा, फिर उसके नीचे छोटा, फिर उसके नीचे छोटा, फिर नीचे ग्रासेस। तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, तो स्ट्रैटिफिकेशन ये कम्युनिटी का होता है। ओके, सेक्स रेशियो, एज, ये सब कम्युनिटी की बातें हैं। अगला चलते हैं। द मैक्सिमम एनर्जी इज स्टोर्ड एट विच फॉलोइंग ट्रॉफिक लेवल ऑफ एनी इकोसिस्टम। तो कह रहा है कि भाई आप ट्रॉफिक लेवल पढ़े होंगे, फूड चेन पढ़े होंगे, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास रहेगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी रहेगा प्रोड्यूसर के पास। आप लिंडमैन का 10% लॉ पढ़े होंगे, तो वहाँ पे बताया जाता है कि जैसे जैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है लोअर से हायर ट्रॉफिक लेवल में 90% एनर्जी जो होती है ख़त्म हो जाती है, 10% सिर्फ पास होती है। तो प्रोड्यूसर के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी रहेगी 100, फिर वो अगर जाएगी अगले ट्रैफिक लेवल में तो 90 तो ख़त्म हो गई, 10% ही जाएगी, तो प्रोड्यूसर के पास सबसे ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम क्या है, तो एनी फंक्शनल यूनिट दैट इंक्लूड द होल कम्युनिटी इन अ गिवन एरिया इंटरेक्टिंग विथ ए बायोटिक फैक्टर। तो मैं कहूँ तो इकोसिस्टम क्या है भाई, लिविंग और नॉन लिविंग जो मैटर होते हैं उनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है वही इकोसिस्टम बनाता है।
ठीक है। इकोसिस्टम लिविंग रहेगा, लिविंग जहाँ पे रहेगा वो नॉन लिविंग से इंटरेक्ट करेगा थ्रू द एनर्जी फ्लो एंड रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, ये कहलाएगा आपका इकोसिस्टम। ओके। हु प्रपोज दैट इकोसिस्टम इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन एंड नेचर, थ्री ऑफ थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसे टेंसले ने दिया था, याद कर लीजिए। लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, सबको पता है भाई, ओशियन 70% पूरा हमारे बायोस्फीयर नीचे, जो बायोस्फीयर नहीं कह सकते हैं, ठीक है, धरती पे 70% पानी है, 30% जो है अर्थ का पार्ट है जहाँ पे हम रह सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इकोसिस्टम जो है वो ओशियन है। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज अ मैन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो देखिए मैन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, तो एक यहाँ आर्टिफिशियल दे भी दिया है। तो अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, सबसे छोटा इकोसिस्टम आप बता सकते हो कौन सा है? पता है छोटा इकोसिस्टम में जैसे ये 2-3 क्वेश्चन करूँगा। स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम बताइए, रिसेंटली डिस्कवर्ड न्यू इकोसिस्टम बताइए, ठीक है। आपको पता है एक जो बारिश की एक छोटी सी बूंद होती है ना, वो भी एक माइक्रो इकोसिस्टम की तरह काम करती है, उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स रहते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन, अब पॉन्ड लीजिए, पॉन्ड क्या है? बायोम है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, कम्युनिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल है? नहीं, पॉन्ड जो है एक नेचुरल इकोसिस्टम है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे, बहुत सारे एनिमल, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स इंटरेक्ट करते हुए। ओके। अगला क्वेश्चन, नेपेंथीज क्या है? देखिए नेपेंथीज बहुत ही मस्त प्लांट है, जो कि प्रोड्यूसर तो है ही, सनलाइट से अपना खाना बनाता है, लेकिन इसके साथ गलत ये हो गया ना कि बेचारा ऐसे जगह ग्रो कर गया जहाँ पे नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है। अब बेचारे को नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, वो प्रोटीन डीएनए कैसे बनाएगा, अपना रिप्लिकेट कैसे करेगा? अब नाइट्रोजन तो भैया उसके लिए ज़रूरी है, तो वो क्या करेगा, नाइट्रोजन की कमी को पूरी क्या करेगा, वो कीड़े मकोड़े पकड़ के खाएगा। अब वो बन गया कंज्यूमर, तो प्रोड्यूसर के साथ साथ क्या है, वो कंज्यूमर भी है। ओके। अगला क्वेश्चन, विच वन इज ओमनीवोरस? ठीक है, ओमनीवोरस फ्रॉग जो है भाई, फ्रॉग कह सकते हैं यार ओमनीवोरस, क्योंकि वो घास भी खाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। लायन नहीं खाएगा, डियर जो है हर्बीवोरस है, मैन जो है ओमनीवोरस मोस्टली क्या है भाई, सबको पता है। आपका ये मत करना कि फ्रॉग भी ओमनीवोरस है, ठीक है, हो सकते हैं हो, लेकिन मैन सबसे ज़्यादा ओमनीवोरस है। अगला क्वेश्चन है, विच एबायोटिक कंपोनेंट मैनली हेल्पिंग रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल मिनरल्स? तो रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल डीकम्पोजिशन कराएगा भाई, फंजाई बैक्टीरिया रहेंगे, ठीक है, फंजाई बैक्टीरिया रहेंगे, और सी तो हम डीकम्पोजर बोलते हैं, डीकम्पोज करके एनर्जी निकाल के वो ट्रांसफ़र करा देंगे। ओके। अगला क्वेश्चन, ट्रॉफिक लेवल आर फॉर्म्ड बाई। तो ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? ट्रॉफिक लेवल वही जो होता है ना, अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन अ चैन लाइक मैनर थ्रू द फ्लो ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है। चैन लाइक फूड चैन हो गया, ट्रॉफिक लेवल ऐसे ऊपर का होगा यार, ठीक है, एल्टन का पिरामिड की तरह भी हम कर सकते हैं। तो ट्रॉफिक लेवल में क्या होते हैं मोस्टली, सबसे नीचे प्रोड्यूसर रहेगा, फिर प्राइमरी कंज्यूमर रहेगा, सेकेंडरी टर्शियरी डीकम्पोजर, नहीं डीकम्पोजर को हम इंक्लूड ही नहीं करते। तो ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फूड चैन से एक दूसरे से लिंक होते हैं, एक दूसरे को खाते हैं, मारते हैं, बस। अगला क्वेश्चन, इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम ग्रीन प्लांट आर। तो ग्रीन प्लांट क्या है भाई, प्रोड्यूसर ही है। थोड़ा तेज चलेंगे अब। इन एन इकोसिस्टम द फंक्शन ऑफ द प्रोड्यूसर इज द, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो सनलाइट को लेके अपना खाना बनाते हैं, ट्रैप द सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इन इट इनटू द केमिकल एनर्जी, ठीक है। अगर जैसे मैं फंसाना चाहता यहाँ फिजिकल एनर्जी या फिजिकल एनर्जी दे देता, तो फिर नीचे केमिकल करके तो फंस जाते आप। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आपको आंसर करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच रिगार्ड द इकोलॉजिकल फूड चेन मैन इज ए। विथ रिगार्ड मैन क्या है, मैन प्रोड्यूसर तो है नहीं, ठीक है, कंज्यूमर ही है। अब कहोगे भाई किसान तो प्रोड्यूसर है, कहते हैं प्रोड्यूसर, लेकिन इकोलॉजी के टर्म में वी आर द कंज्यूमर। अ प्लांट बीइंग ईटिंग बाय अ हर्बीवोरस विच इन टर्न ईटन बाय अ कार्निवोरस मिक्स। तो कह रहा है कि एक प्लांट है जो कोई और खाता है, फिर उसको कोई और खाता है, तो ऐसे क्या बनता है? तो ऐसे आपको बनता है फूड चैन। फिर क्वेश्चन है कि एक पिकाक है जो स्नेक को खा जा रहा है, स्नेक जो है उसने इंसेक्ट खाया था, इंसेक्ट ने ग्रीन प्लांट खाया था, तो पिकाक क्या है यहाँ पे? तो पिकाक जो है वो एपेक्स है, एपेक्स कार्निवोरस है यहाँ पे। तो वो कहाँ पे रहेगा? सबसे एपेक्स ऑफ द फूड पिरामिड पे रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, इफ़ वी कम्प्लीटली रिमूव डीकम्पोजर फ्रॉम द इकोसिस्टम फंक्शनिंग विल एडवर्सली इफेक्ट बिकॉज। तो भाई अगर हम डीकम्पोजर के बैक्टीरिया और फंजाई को निकाल देते हैं हमारे इकोसिस्टम से, तो एनर्जी का फ्लो ही नहीं हो पाएगा एक्चुअली, ठीक है। एनर्जी का फ्लो, मिनरल का ठीक है मूवमेंट भी ब्लॉक हो जाएगा। ओके, मिनरल और एनर्जी का फ्लो नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन, बम्बू प्लांट है, ग्रो करता है बहुत दूर फॉरेस्ट में, तो वो कौन से ट्रॉफिक लेवल को बनाएगा। अब बम्बू प्लांट को घर में उगा लो, छत पे उगा लो या बालकनी में उगा लो, भाई वो रहेगा प्रोड्यूसर ही, फोटोसिंथेसिस करना उसका बचपन का काम है। ओके, अगला क्वेश्चन, एनर्जी फ्लो का पाथ पूछ रहा है। हम कब से बोल रहे हैं, पाथ जो है प्रोड्यूसर, फिर हर्बीवोरस, फिर कार्निवोरस, फिर डीकम्पोजर, ठीक है। इकोसिस्टम में यही सारा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पिरामिड ऑफ एनर्जीज। तो देखिए पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है ना, किसी का भी केस हो, इकोसिस्टम जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है, ऐसे इकोसिस्टम आपको पढ़ना होगा। तो एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट ही होगा, सीधा ही होगा, कभी उल्टा नहीं होगा। ओके, द इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर इन पॉन्ड इकोसिस्टम। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में नंबर का पूछ रहा है भैया। तो नंबर देखिए, सबसे पहले जो एल्गी रहेंगे बहुत ज़्यादा रहेंगे, प्रोड्यूसर एल्गी वेल्गी बीजिए, तो नीचे का बेस रहेगा एकदम ब्रॉड, फिर उसके ऊपर उसको खाने वाले जू प्लैंकटन थोड़ा कम ही रहेंगे, तो उससे थोड़ा कम ब्रॉड। तो इससे बनाएंगे तो आप लास्ट में देखेंगे जो बड़की मछलियाँ रहेगी, जो छोटकी मछलियाँ को खाएगी ना, वो बहुत ही कम रहेगा, तो वहाँ एकदम छोटा सा आएगा। तो ऐसे सीधा होगा, पिरामिड ऑफ नंबर जो होगा पॉन्ड इकोसिस्टम में वो हमेशा सीधा होगा। अगर बायोमास का बात करबा आप पॉन्ड का, तो वो इन्वर्टेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन इकोसिस्टम रजिस्ट चेंज बिकॉज इट इज स्टेट ऑफ। तो कोई भी इकोसिस्टम में आप कोई भी चेंज लाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, पेड़ काट के फेंक देते हैं, तो अपने आप को मेंटेन कैसे कर लेता है, क्योंकि उसको इकोलॉजिकल रिसाइलेंस है, उसके पास होम्योस्टैटिस वो मेंटेन करना चाहता है। तो इकोसिस्टम में आप कोई भी थोड़ा गड़बड़ी करते हैं ना, तो कुछ हद तक इकोसिस्टम अपने आप को बैलेंस कर सकता है, तो उसी को हम बोलते हैं होम्योस्टैटिस और इकोलॉजिकल रिसाइलेंस है, रिजाइलेंस, जो आपको बोलना है बोलिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट एनी इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जैसे इकोलॉजिकल रिसाइलेंस की बात कर रहे हैं हम, तो ये सेल्फ रेगुलेटरी होता है और ये सेल्फ सस्टेन करने वाला होता है। और ये टॉप कार्निवोर है, द क्लाइमेक्स ट्रैफिक लेवल पोजीशन। हाँ, उसके बाद कोई नहीं रहेगा भाई। मोर को, अब भाई मोर ने सांप को खा लिया, तो मोर को खाने वाला कोई मान लो शिकार करके खाता है, वो अलग बात है, वो गलत कर रहा है, ट्रैफिक लेवल के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कोई मोर को खा रहा है तो। लेकिन हम मोर तक ही पढ़ते हैं। फिर वो अगर अब मोर को मान लो किसी ये फिर किसी ने खा लिया, मान लो किसी लोमड़ी ने मोर को मार के खा लिया, अब फिर भाई लोमड़ी को शेर खा, मान लीजिए शेर की बात करते हैं, अब शेर को कौन मारने आएगा, शेर तो मर के ही अब उसका डिकम्पोजिशन होगा ना, नहीं तो कहीं गलती से मर गया, कोई खावा ले रहा है तो वो गलत कर रहा है। अगला क्वेश्चन, द पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम विल बी। तो भाई ये भी बात है, ग्रास ज़्यादा रहेगा, टिड्डा कम रहेंगे, फ्रॉग उससे कम, सांप उससे भी कम, मोर उससे भी कम, तो ये भी हमेशा अपराइट ही होगा। अगला क्वेश्चन, विच इकोसिस्टम हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोड्यूसन इन यूनिट एरिया। अब भाई पॉन्ड इकोसिस्टम में आप जब जाएंगे ना, तो आप 1 mm चारों तरफ से एक वर्ग में, ठीक है, स्क्वायर में आप एरिया लेंगे ना, तो उस स्क्वायर एरिया में देखेंगे जो एलिया रहेंगी ना बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेंगी। तो यही कह रहा है कि एक यूनिट एरिया में आप देखेंगे ना, तो पॉन्ड इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर रहेंगे। ग्रासलैंड में आप जाएंगे, हो सकता है ग्रास कम मिले, फॉरेस्ट में आप एक एरिया लेंगे तो हो सकता है वहाँ कोई पौधा ही न रहे। ओके, टुंड्रा में तो बहुत कम रहेंगे भाई, टुंड्रा। द स्टोरेज ऑफ एनर्जी एट कंज्यूमर लेवल। अब भाई कंज्यूमर लेवल पे जो एनर्जी का स्टोरेज हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे हमेशा। ये नेट प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्योंकि देखो ना, जैसे मान लो कोई है, जैसे कोई बकरी है, अब बकरी प्लांट को खा के अपने अंदर जो एनर्जी स्टोरेज करके मसल्स बना रही है, ठीक है, तो बकरी को अब कोई खाएगा, मोस्टली इंसान ही खाते हैं, तो वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है बकरी के अंदर, बकरे के अंदर जो भी है। अगला क्वेश्चन, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो एक प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करके, एक प्लांट जो है ना बेचारा दिन भर फोटोसिंथेसिस करता है, धूप रहे ना रहे,
करता रहता है कैसे भी, तो करके अपने अंदर जो खाना बनाता है ना, तो उसे हम ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बना कहते हैं। अब भाई देखो, वो खाना बना रहा है, कर रहा है, तो वो कुछ फूड का यूटिलाइजेशन भी करेगा, और फूड का यूटिलाइजेशन अपने रेस्पिरेटरी प्रोसेस के लिए करेगा, तो उसमें कुछ एनर्जी जो होगी वो यूटिलाइज करेगा। तो ऐसे ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से वो जितने रिस्पायरेशन के लिए यूज कर लेगा उसको निकाल दोगे ना, जो बचेगी अब जब तुम आपके लिए हमारे लिए, तो उसे हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। ओके। कार्बन साइकिल कह रहा है किस सीक्वेंस में चलता है, तो सबसे पहले कार्बन आया इन्वायरमेंट से, प्रोड्यूसर ने उसे फिक्स किया, प्लांट ने फिक्स किया, फिर कंज्यूमर ने, हम लोगों ने खा लिया, फिर डिकम्पोज हो गया। तो यही है सिंपल सा लॉजिक। द बल्क ऑफ नाइट्रोजन इन नेचर इज फिक्स्ड बाई, द बल्क ऑफ नाइट्रोजन इन नेचर फिक्स्ड बाई। तो कह रहा है नाइट्रोजन नेचर में सबसे ज़्यादा किससे फिक्स होता है भाई? सिम्बियोटिक बैक्टीरिया से फिक्स होता है। लेकिन इतने सारे बैक्टीरिया हैं हमारे सॉयल में, लेग्यूमिनस, वो बहुत फिक्स करते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है कि फ्लो ऑफ जो ये मिनरल और न्यूट्रिएंट का होता है नॉन साइक्लिक मैनर में जो होता है, मोर आर लेस साइक्लिक, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बायोजियोग्राफिकल साइकिल जितने भी हो गया, कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, सब बायोजियोग्राफिकल साइकिल के अंदर आते हैं। विच इज़ बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ, तो प्लांट के ग्रोथ के लिए सॉयल कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा है? लोमी अच्छा है, क्योंकि उसमें पोरस भी होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छा होता है, उसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा भी अच्छी होती है। द लिस्ट पोरस सॉयल कौन सा इसमें से? तो देखिए क्ले वाला जो है ना, देखा, सैंडी सॉयल तो भाई वो तो तुरंत वाटर थोड़ा भी अपने अंदर रखेगा ही नहीं, तुरंत परकोलेट हो जाएगा। क्ले सॉयल जो होता है उसमें बहुत ही कम पोर होते हैं, तो इसलिए लोमी सॉयल अच्छा है। द साइंस डीलिंग विद सॉयल इज कॉल्ड पेडोलॉजी, सिंपल है। एक एरोलॉजी क्या होता है आप बताइए कमेंट सेक्शन में। अ गुड सॉयल कौन सा होता है? अ गुड सॉयल होता है जो अलाउ करे वाटर को, वाटर जाए तो ये नहीं कि तुरंत वाटर छन के नीचे से चला है, कुछ टाइम तक वाटर रहे, फिर धीरे धीरे उसे छन के जाने दे, परकुलेट होने दे। ओके। अगला क्वेश्चन है कि द सॉयल नियर द सरफेस इज यूजली डार्कन, तो सरफेस पे जब आप सॉयल देखेंगे वो डार्क रहता है, थोड़ा थोड़ा काली दिखेगी आपको। तो काली क्यों दिखती है? क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूमुलेशन हुआ रहता है, वहाँ पे ह्यूमस ये सब होता है, डफ लीटर के बारे में आप जानते होंगे, तो इसके कारण। अगला क्वेश्चन है ए सॉयल सेट टू फर्टाइल व्हेन, तो फर्टाइल सॉयल आप किस सॉयल को कहेंगे, कब कहेंगे? इस तब कहेंगे जब वो वाटर को होल्ड कर सके और उसमें ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट रहे इन डिफिनिट प्रपोर्शन। ओके। अगला क्वेश्चन है पीएच क्या है सॉयल का? एक बेस्ट पीएच फॉर सॉयल जिस पे हम खेती कर सकें, कल्टीवेशन कर सकें, तो 5.5 से 6.5 होता है। ओके। तो 5.5 से 6.5 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जो इक्वेटर के नियर जितने भी फॉरेस्ट होते हैं उसे हम कौन सा फॉरेस्ट बोलते हैं? तो देखिए इक्वेटर पे क्या होता है ना, बहुत सारा बारिश होता है, बहुत सारा टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलता है और उनकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी होती है। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होता है, बताइए एक फॉरेस्ट है जिसे हम बोलते हैं लंग्स ऑफ अर्थ, कौन सा फॉरेस्ट? अगला क्वेश्चन है कि ग्रासलैंड वाला था, सॉरी एक मिनट। हाँ, कह रहा है कि ग्रासलैंड विथ स्कैटर ट्री आर कॉल्ड, तो जो ग्रासलैंड होते हैं विथ स्कैटर ट्री हम क्या बोलते हैं? उसे सवाना बोलते हैं। ठीक है। देखिए पंपास, स्टेपिस, प्रेरीज, ये सब कहाँ के ग्रासलैंड है ये आप देख लीजिएगा। ठीक है। साउथ अफ्रीका का कौन है, कहाँ का है, एशिया का कौन है, तो ऐसे करके ग्रासलैंड से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा ग्रासलैंड कहाँ पे देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट इज फाउंड इन, तो देखिए टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होता है वो हिमालय में मिलता है। ठीक है। वेस्ट बंगाल, अंडमान, राजस्थान में नहीं, राजस्थान में तो बिल्कुल नहीं, अंडमान में भी आपको, अंडमान में मोस्टली आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। वेस्ट बंगाल तो भाई, वेस्ट बंगाल में फॉरेस्ट होंगे, पूछ के बताऊंगा कभी। अगला क्वेश्चन विच बायोम रेफर टू आर्कटिक डिजर्ट, तो आर्कटिक डिजर्ट हम किस बायोम को बोलते हैं? तो देखिए टुंड्रा जो होता है ना, आर्कटिक डिजर्ट हम बोलते हैं। अरे डिजर्ट क्यों, टुंड्रा तो वहाँ पे तो कोई ऐसा तो सैंड वैंड देखने को नहीं मिलता है,
फिर भी वहाँ पे बर्फ़ होता है। सर डिजर्ट क्यों बोलते हैं? डिजर्ट में तो हम रेत की बात करते हैं। तो डिजर्ट ऐसा जहाँ पे कोई वेजिटेशन ना हो, डिजर्ट भाई वीरान उसे कहते हैं, ठीक है। आप 2 चीज़ बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, यार आप बताते नहीं। बताइए एक होता है टिम्बर लाइन, ठीक है। डिफाइन द टिम्बर लाइन एंड द परमाफ्रॉस्ट रीजन। टिम्बर लाइन और परमाफ्रॉस्ट आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, विच बायोम इज मोस्ट रिच इन फौना एंड फ्लोरा एंड फौना। फौना मतलब एनिमल, फ्लोरा मतलब प्लांट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भाई बहुत ही अच्छा फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे फ्लोरा एंड फौना बहुत ही देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आटम कलरेशन ऑफ लीव्स अपीयर ओनली इन। तो देखिए आटम कलरेशन जो पत्तियों का रंग बदल जाता है, तो आप हिमालय पे जाके देखेंगे ना, वहाँ के जो जंगल होते हैं ना, उन पत्तियों का रंग हमेशा बदलता रहता है। पतझड़ में अलग, गर्मी में अलग, ऐसे करके। भाई जैंथोफिल ये सब ल्यूटीन वूटीन का कॉन्सेप्ट पढ़ा ही होगा आपने। वेल्ट ऑफ अफ्रीका, पम्पास ऑफ साउथ अमेरिका, ये सब क्या है? वेल्ट्स ऑफ अफ्रीका, पम्पास क्या है? तो ये सब ग्रासलैंड है। अभी ऊपर एक क्वेश्चन था ना, तो ये सब ग्रासलैंड है। अगला क्वेश्चन, सवाना कितना रिपीट हो रहा है? सवाना बात कर ही चुके हैं, ग्रासलैंड विथ स्कैटर ट्री है। अगला क्वेश्चन, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग फैक्टर ऑफ द अर्थ कंस्टिट्यूट। तो देखिए बायोस्फीयर हम बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोस्फीयर क्या होता है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करना चाहूँ, तो बायोस्फीयर इज द जोन अप टू लाइफ एग्जिस्ट। तो बायोस्फीयर हम उस जगह तक बोल सकते हैं जहाँ तक लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जैसे क्या बोल सकते हैं, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, बहुत सारा स्फीयर है सब। द टर्म बायोस्फीयर इज यूज्ड फॉर जोन ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर सब वही है। अब बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ, तो बायोस्फीयर क्या कंसिस्ट किया जाता है? देखिए बायोस्फीयर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर है, ठीक है। 1 मिनट हवा चलती है। कोई भी बायोस्फीयर है, जैसे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, यहाँ पे अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं रहा तो यह बायोस्फीयर कैसे बनाएगा? विदाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म नो बायोस्फीयर एग्जिस्ट, ओके। अगला क्वेश्चन, ब्लूम अकर इन। तो देखिए आप क्वेश्चन थोड़ा अच्छे आएंगे। ब्लूम क्या होता है? वाटर ब्लूम ड्यू टू द नाइट्रेट एंड फास्फेट इंक्रीज जैसे हो जाता है किसी भी वाटर बॉडी में, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये सब ब्लू ग्रीन एल्गी ये सब ग्रो कर जाती है, वहाँ का ऑक्सीजन ख़त्म कर देती हैं, तो उसे यूट्रॉफिक लेक बोलते हैं। ओलिगोट्रॉफिक लेक क्या होता है? ओलिगोट्रॉफिक लेक वो लेक होता है जहाँ पे न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी होती है, ओके। अगला क्वेश्चन, रोडोडेंड्रान इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो रोडोडेंड्रान जो होता है ये बहुत ही ऊंचाई पे देखने को मिलता है। तो ऊंचाई पे जैसे आप देखेंगे तो इसे हम अल्पाइन वेजिटेशन बोलते हैं, ठीक है, अल्पाइन वेजिटेशन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज बिकम ए वाटर वीड इन द कंट्री। तो हमारे इंडिया में ही बात कर लें तो अमेरिका से एक प्लांट आ गया गलती से, एक्सपोर्ट हो गया कहीं से बह हो के, इकोनिया क्रेप्सिस बोलते हैं, ठीक है, इन्वेसिव स्पीशीज की तरह बन गया है। तो इकोनिया जो है वो एक वाटर वीड बन गया। अब बताइए इन्वेसिव स्पीशीज एक आध दो और बता दीजिए जो हमारे इंडिया में है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट यूजफुल टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए बढ़ाने के लिए इसमें से कौन सा सही नहीं है? अब हम जैसे मैकेनिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर को और अच्छी तरीके से करना, इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ा देना, फर्टिलाइज़र का यूज करना, यह सब तो हमारी जो खेती है खेती को बढ़ा सकता है। लेकिन ये जो डिफॉरेस्टेशन करके खेती को हम नहीं बढ़ा सकते हैं। अच्छा, डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को हटाना, तो एफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है, क्या आप बता सकते हैं एफॉरेस्टेशन का मतलब? अगला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉर्मली नॉट ए एयर पॉल्यूटेंट। तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया मोस्ट पोटेंशियल एयर पॉल्यूटेंट, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ये सब है एयर पॉल्यूटेंट। CO2 भी है एयर पॉल्यूटेंट, लेकिन नॉर्मली एयर पॉल्यूशन इसके द्वारा काज नहीं होता है, ठीक है। एसिड रेन आर ड्यू टू। तो एसिड रेन कैसे होता है? कभी कभी क्या होता है कि रेन में जब सल्फ़र के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिल जाते हैं ना, तो उसके कारण क्या होता है, लेस देन 5.5 से कम वाटर जो होता है रेन के फॉर्म में नीचे आता है, तो उसे हम एसिड रेन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
व्हाट इज फाउंड इन फोटोकेमिकल स्मॉग। देखिए दो तरह का स्मॉग भी होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग एक होता है क्लासिकल स्मॉग। तो फोटोकेमिकल स्मॉग में जो होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन देखने को मिलता है, और जो क्लासिकल स्मॉग होता है उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। ओके, लाइकेन इज ए हैबिटेट इंडिकेट। तो देखिए लाइकेन जो है एयर पॉल्यूशन का इंडिकेशन कराता है। अगर कहीं पे लाइकेन ग्रो कर रहा है मतलब वहाँ पे एयर पॉल्यूशन मतलब एकदम बहुत ही कम मात्रा में है या ना के बराबर ही है। तो अगर लाइकेन कहीं आपके आसपास दिखा ग्रो किया हुआ दिखे तो समझ जाइए होगी, और एरिया सांस लेने के लिए बहुत ही अच्छी है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट मैनली ड्यू टू। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है ब्रो, पता है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गया, ठीक है, ये सब क्या करते हैं एक लेयर की तरह बना लेते हैं। तो जो यूवी रेडिएशंस होते हैं ये सब आते हैं ना, जैसे पृथ्वी से, सॉरी इंफ्रारेड, यूवी नहीं इंफ्रारेड रेडिएशन रात को हमारी पृथ्वी से निकल के जाते हैं तो वो पूरा एस्केप ना कर पाए। अगर पूरा एस्केप कर जाए तो पृथ्वी जो हो एकदम ठंडी होकर एकदम फ्रीज हो जाए। तो पृथ्वी के टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए ना तो उस वो टेम्परेचर को कैच करके रखती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये हानिकारक भी है, जैसे दिन में ज़्यादा गर्म कर दे रही है तो ये होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। विच पॉल्यूटेंट एग्जिबिट बायोमैग्निफिकेशन इन फूड। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है कि अगर कोई भी केमिकल हमारे फूड चेन में आ गया तो जैसे जैसे ट्रैफिक लेवल बढ़ता है ना तो उसका कंसंट्रेशन वैसे वैसे बढ़ता जाता है। तो डीडीटी जो है वो बायोमैग्निफिकेशन कवच करता है। और लेड हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, जितने भी हैवी मेटल्स हैं वो भी। अगला क्वेश्चन है कि विच विल नॉट काज एनी एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है पॉल्यूशन कॉज नहीं करता, लेकिन अगर गलती से हाइड्रोजन बम बनाए तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज द मेन फैक्टर ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन के लिखिए इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है, ठीक है, डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो वाटर पॉल्यूशन के लिए बहुत ही जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन, मेन एयर पॉल्यूटेंट हम बात कर चुके हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द वाटर पॉल्यूशन, ये होता है सीवेज, इसलिए सीवेज का ट्रीटमेंट करना चाहिए। विच आर द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट इज नॉट प्रोड्यूस बाय एग्जॉस्ट ऑफ मोटर व्हीकल इन दिल्ली। तो देखिए मोटर व्हीकल से जो भी पॉल्यूशन होता है एयर पॉल्यूशन के लिए, उसमें अगर रोकना है तो भाई कैटालिटिक कन्वर्टर लगा ले, ठीक है, स्क्रैबर का यूज कर सकते हैं। तो SO2 हाइड्रोकार्बन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब तो निकलते हैं ऑटोमोबाइल से, बट ये फ्लाई ऐश जो होता है वहाँ से नहीं निकलता। पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय, जैसे वाटर पॉल्यूशन को अगर हमें कंट्रोल करना है वाटर पॉल्यूशन को, तो हम सीवेज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हम नदी नालों में जो भी पूजा वूजा का सामग्री है उसे हम नहीं नहीं फेंकना चाहिए। एटॉमिक ब्लास्ट जो हो रहा है उसे हमें रोकना चाहिए, मतलब ना ही करे भाई, कर भी नहीं रहे, वैसे करना भी नहीं चाहिए। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसे जो भी है कैटालिटिक कन्वर्टर लगाएं जिसमें पैलेडियम रोडियम का यूज किया जाता है। फिर लेड से मुक्त, जिसमें लेड ना हो ऐसे पेट्रोल का यूज करें। स्क्रैबर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हो गया, पेड़ पौधे लगाएं, ठीक है, अच्छे से खाए पिए, अच्छे से रहें, झगड़ा झंटा ना करें तो ऐसे पॉल्यूशन को कंट्रोल, भाई झगड़ा झंटा से मतलब कि नॉइस पॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगला क्वेश्चन, इफ़ वाटर पोल्यूशन कंट्री एट द प्रेजेंट रेट इट विल इवेंचुअली। अगर वाटर पोल्यूशन ऐसे ही होता हुआ रहा तो क्या होगा कि वाटर में ऑक्सीजन जो घुल रहा है ना तो वो नहीं घुल पाएगा और मछली मर जाएंगी, बहुत सारे जीव जंतु भी मर जाएंगे। ओके, कह रहा है कि एक्सपोजर होता है हाई फ्लोराइड का, तो नेक्रोसिस और क्लोरोसिस होता है, कहाँ पे होता है? तो ये लीफ टिप और लीफ मार्जिन पे होता है, प्लांट एकदम मरने लगते हैं। तो कह रहा है कि जैसे अगला क्वेश्चन है कि बॉम्बे हो गया, सिटी हो गया, जो भी सिटीज़ हैं एक्चुअली मेट्रो सिटीज, तो वहाँ पे पॉल्यूशन का मेन रीज़न क्या है? ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कंपनी वंपनी, तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ सल्फर है। अगला क्वेश्चन है एसिड रेन जैसे इंडस्ट्रियल सिटी में हो रही है, एसिड रेन का रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वो सब रिलीज हो रहे हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द ग्रेटेस्ट एयर पॉल्यूशन दिस डे। तो मोटर व्हीकल से निकल रहे हैं, हम बात ही कर रहे हैं कब से ही। अब सॉयल का रिमूवल हो रहा है विंड और वाटर से, तो इसे हम क्या बोलते हैं? अब विंड चल रही है तेज़ी से, सॉयल कट कट के ख़त्म। वाटर से गली इरोजन हो गया, रिपेरियन इरोजन हो गया, ठीक है,
इरोजन हो रहा है, तो इरोजन सॉइल इरोजन की बात कर रहे हैं हम। लीचिंग क्या होता है? लीचिंग जो होता है अपर लेयर में जितने भी मिनरल होते हैं वो रिस के वहाँ से बेचारे रूट के नीचे चले जाते हैं निकल के, ठीक है, और एल्युमिनियम ऊपर आ जाता है, तो उसे हम लीचिंग बोलते हैं। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? यूट्रोफिकेशन होता है कि नाइट्रेट और फास्फेट की जो होती है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कंसंट्रेशन बढ़ जाता है अगर किसी वाटर बॉडी में, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही हाई मात्रा में एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रो करती है और वाटर बॉडी की पूरी ऑक्सीजन को खा जाती हैं, ख़त्म कर देती हैं। तो उससे फिशेस और जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मृत्यु के कगार पे आ जाते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये होता है यूट्रोफिकेशन। दो तरीके की यूट्रोफिकेशन, नेचुरल यूट्रोफिकेशन और एक होता है आर्टिफिशियल यूट्रोफिकेशन। नेचुरल वाला पता है, आर्टिफिशियल मैं बता देता हूँ। अगर खेत वोत में ज़्यादा खाद डाल रहे हो भैया, आप खेत वोत में धान का फसल लगा रहे हो, सोच रहे यूरिया डाल के अपना धान बड़ा कर लें, तो भाई थोड़ा कम ही धान में ये सब खाद पानी डालो, क्योंकि बरसात हो रही है, बरसात का तुम्हारा खेत में का पानी उतर के पोखरा में जाएगा और वहाँ पे यूट्रोफिकेशन कर देगा, बड़ा बड़ा एल्गी ग्रो करेंगी वहाँ पे और पूरे तालाब को ढक लेंगी, मछलियाँ मर जाएंगी, फिर मारोगे कैसे मछलियाँ, समझे? अगला क्वेश्चन है, फोटोकेमिकल स्मॉग वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन। तो फोटोकेमिकल स्मॉग जो है सबसे पहले लॉस एंजलिस में देखा गया था। लंदन में जो था वो क्लासिकल देखा गया था भैया, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, लंदन और लॉस एंजलिस में। तो फोटोकेमिकलवा वाला जो था ना वो लॉस एंजलिस में देखा गया था। डोमेस्टिक वेस्ट विल लीड टू, तो देखिए डोमेस्टिक वेस्ट जो है उसको हम बायोडिग्रेडेट कर देते हैं। यहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है ना, हम आपको एक संक्षिप्त विवरण देना चाहेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का। तो इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है और टर्शियरी ट्रीटमेंट होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, छलनी वननी लगा के जितना भी प्लास्टिक कूड़ा कचरा होता है तो उसे हम छान लेते हैं वाटर से। छानने के बाद उसे थोड़ा वेट करने देते हैं कि इसमें जो कंकड़ पत्थर बांध ना पानी में, तो उससे थोड़ा बैठ जाने देते हैं। तो ये हो गया थोड़ा साफ, उसमें से आपने जो भी कूड़ा कचरा था, पत्थर कंकड़ था, वो निकाल लिया। फिर थोड़ा आगे भेजते हैं ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स छोड़ते हैं, एल्गी फंजाई का मिश्रण फोल्क्स रूप में या प्राइमरी इनोकुलम देते हैं। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं और ग्रो करते हैं। तो आपको पता है कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसका एक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, तो वहाँ पे जाके वो क्या करता है, ग्रो करता है, पानी का जो रहता है ऑर्गेनिक मटेरियल वह ना उसको खाने लगता है। तो पानी को ऑर्गेनिक मटेरियल खा के उसको थोड़ा साफ़ कर देता है। तो ऐसे माइक्रोब का यूज करके हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। जब उसका थोड़ा पॉल्यूशन कम हो जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड थोड़ा और कम होता है ना, तो उसको हम टर्शियरी ट्रीटमेंट करते हैं, क्लोरीन वोरीन मिला के थोड़ा और साफ़ करते हैं, तो नदी नालों में मिला देते हैं। तो ऐसे होता है आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द मेजर सोर्स ऑफ बीओडी इन रिवर गंगा। तो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है रिवर गंगा की वो काफ़ी बढ़ गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा कि सिटीज़ में है तो बहुत सारे नाले वाले हैं, तो ह्यूमन वेस्ट बहुत सारी चीज़ें तो हम सीधे गंगा में विसर्जित कर दे रहे हैं, जिसके वजह से उसका क्या हो रहा है, अब भाई ऑर्गेनिज्म उसको डिग्रेड करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, अब ऑक्सीजन कम हो रहा है पानी में, तो इसलिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है रिवर गंगा की बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन, इफ लेक कंटामिनेटेड विद DDT इट हाईएस्ट कंसंट्रेशन वुड बी फाउंड इन। तो हम आपको बात कर चुके थे बायोमैग्निफिकेशन के बारे में। तो बायोमैग्निफिकेशन इज अ प्रोसेस टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन एज द ट्रॉफिक लेवल इंक्रीजेज। तो DDT है, DDT मछली ने खाया, मछली से फिर ह्यूमन ने खाया, ह्यूमन से बाज ने खाया, पक्षियों में बहुत ज़्यादा हो गया DDT का मात्रा। तो DDT क्या करता है ना, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देता है। पक्षियों का जो एग होता है वो कैल्शियम से बना रहता है, तो भाई एग कैल्शियम का बना है, तो गलती से कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया ड्यू टू बायोमैग्निफिकेशन DDT। तो मैच्योर होने से पहले ही एग टूट जाता है और बच्चा निकलने से पहले ही मर जाता है। बहुत ही गलत हुआ। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कोई बात नहीं। द मोस्ट हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस बाय ऑटोमोबाइल इज CO, कार्बन मोनोऑक्साइड।
अगला क्वेश्चन, सीवेज वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाई, बात कर चुके हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बार बार नहीं करेंगे इनको। अगला क्वेश्चन, मेजर पॉल्यूटेंट इन जेट प्लेन एसी फ्रिज कूलर, भैया यहाँ से सीएफसी कार्बन मोनो कार्बन फ्लोराइड कार्बन जो भी है सीएफसी, ठीक है, फ्लोरोलोकार्बन जो भी है निकलता है, जो कि ओजोन लेयर में होल कर सकता है, ठीक बा। अगला क्वेश्चन, भाई ताजमहल का रंग पीला पड़ जा रहा है, जैसा कि अभी हम ताजमहल देखे नहीं है पास से, फोटोआ में बस देखे हैं। ताजमहल का रंग पीला ए बदे पड़ जात बा कि मथुरा में रिफाइनिंग का फैक्ट्री है ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सल्फ़र और नाइट्रोजन का ऑक्साइड निकल के एयर के द्वारा ट्रैवल करके आगरा पहुँचा था, और वहाँ जाके पूरा दीवार पे पीलापन पड़ा देता। तो यही रीज़न से ताजमहल का रंग पीला हो जाता। अगला क्वेश्चन, मेल्टिंग ऑफ द आइस कैप्स माइस रिजल्ट फ्रॉम देम, आइस कैप देखा, एक के पीछे भी हम कहानी सुना सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादा गर्मी पड़ेगा तो वाटर ख़त्म होगा। जैसे एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ लेमैन, आपको ऐसा समझ सकते हैं जैसे लाइफ साइंस का स्टूडेंट ना रहे, मम्मी पापा से आप कहबा कि मम्मी पापा अगर ज़्यादा गर्मी पड़ी तो मम्मी पापा कहिए हाँ राजस्थान में सूखा पड़ गया, हमारे लिए भी पानी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन भैया अगर दूसरे तरह से देखा जाए ना, अगर ज़्यादा गर्मियाँ पड़ेगा ना तो बाढ़ आ जाएगा, पृथ्वी डूब जाएगी। अब बताएं कैसे? ऐसे कि हमारे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लेशियर समझ में आता है ना, मतलब आइसलैंड करके, तो वो सब पिघला लगत हन। अगर पिघलियन जैसा ना तो जौन समुद्र तल का हो, समुद्र का वाटर ओकर बढ़ जाई, और जौन किनारे किनारे का राज्य बांधना, हम इंडिया का बात करी जैसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब चपेट में आ सकते हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के रोका के बदे हमने के कुछ करा के पड़ी, मतलब वी हैव टू डू सम वर्क फ्रॉम रजिस्ट द ग्लोबल वार्मिंग। ओके। अगला क्वेश्चन, कॉटन डस्ट इज इम्पॉर्टेंट पॉल्यूटेंट इन, तो जो कॉटन डस्ट है, जैसे जो भी कपड़े की फैक्ट्री होती है, और बहुत सारे फैक्ट्रीज होते हैं, जैसे एबेस्टोसिस होता है, सिलिकोसिस होता है, तो ये सब जो कॉटन का भी डस्ट होता है, इससे भी होता है बहुत सारा डिजीज़। तो ये कॉटन डस्ट कहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉल्यूटेंट है? तो कॉटन की कपड़े अहमदाबाद में बनते हैं, तो अहमदाबाद में कॉटन एक इम्पोर्टेंट पॉल्यूटेंट की तरह है। SO2 पॉल्यूशन से एक इम्पैक्ट ये भी होता है कि वो क्लोरोफिल के को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं, डिस्ट्रैक्ट। ऑल द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू पॉल्यूशन इसेप्ट, तो थर्मल पावर प्लांट से पॉल्यूशन हो सकता है, ऑटोमोबाइल से हो सकता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से हो सकता है, लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से नहीं होता है। कह रहा है कि यूवी रेडिएशन क्या काज करता है? यूवी रेडिएशन से भी कौनो पॉल्यूशन होता है क्या? हाँ भाई, जीन पॉल्यूशन होता है यूवी रेडिएशन से। अब जीन पॉल्यूशन कहाँ से है, नया आ गया वर्ड। तो क्या करता है कि ये जो कहता है थायमिडीन का जो होता है ना, डाइमर बना देता है, पिरिमिडीन को बनने नहीं देता, या थायमिडीन डाइमर काज करता है, जिससे म्यूटेशन हो जाता है। भाई बहुत ही गलत होता है हर जगह। ओके। DDT हम अगर क्रॉप पे यूज कर रहे हैं तो उससे क्या क्या प्रभावित होता है? भाई देखो, DDT से जो है हम मैग्नीफिकेशन की बात कर चुके हैं, तो इससे एयर क्वालिटी, सॉइल क्वालिटी, वाटर क्वालिटी सब डिग्रेडेड होता है। BOD क्या है? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ओके, इन 1 लीटर पर यूनिट एरिया, ऐसे कह सकते हैं। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब बताओ COD क्या होता है, कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर द नॉर्मल कंजर्वेशन, सॉरी यार कंजर्वेशन बोल देता हूँ, कन्वर्सेशन होता है। तो नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए जो होता है 70 से 90 डेसिबल का हम वॉइस निकालते हैं। अभी मेरा 100 हो सकता है, और जैसे ही 90 डेसिबल से ज़्यादा हो गया तो वो हो जाता है एक तरह नॉइज़ पोल्यूशन की तरह। ओके। नॉइज़ पोल्यूशन के ऊपर जैसे कि 2002 में मुंबई में ऐसा किया गया था, मुंबई में ही, कि ओड इवन का कॉन्सेप्ट चलाया गया था। आप सबको पता ही होगा कि अगर ओड डे रहेगा तो
जैसे कि एक डे इवन नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ चलेंगी और एक डे ओड वाली। बहुत ज़्यादा हो गया था ना नॉइस पॉल्यूशन ऐसे करके। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्सेंट इन पॉल्यूटेड वाटर। तो देखिए हाइड्रिला, वाटर जाइजिन, ब्लू ग्रीन एल्गी रहेगा, लेकिन लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई नहीं रहेगा भाई। अब वो तो लार्वा है, उसको तो शुरुआत में सही से रहना चाहिए ना, इतना पॉल्यूटेड में नहीं रह पाएगा। डेफनिया ऑफनिया का रहता तो जिंदा रहता, स्टोन फ्लाई का नहीं। मैक्सिमम ग्रीन हाउस गैस रिलीज फ्रॉम विच कंट्री। चाइना भाई, चाइना हर तरह से खतरनाक है, बच के रहना चाहिए। चाइना जो है बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करता है। अगला क्वेश्चन, ओजोन लेयर बात कर चुके हैं, कौन सा डिस्ट्रॉय करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन लेयर कहाँ पे होता है, ये होता है स्ट्रेटोस्फीयर में। हम कहाँ पे रहते हैं, हम रहते हैं ट्रोपोस्फीयर में, समझे। और बिजली उजली जो मारता है वो कहाँ से बनता है, वो आयनोस्फीयर में बनता है, समझे ना। ट्रोपोपॉस क्या होता है बताओ कमेंट सेक्शन में। हजार्डस मेटल पॉल्यूशन इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। तो ये लेड होता है। देखो यहाँ पे मैं कुछ बता देता हूँ। मरकरी से होता है मिनीमाटा डिजीज। मरकरी से मिनीमाटा डिजीज मतलब कि एबनॉर्मलिटीज इन द ह्यूमन एम्ब्रियो, या जब बच्चा पैदा होता है उसमें फ्लीपर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कैडमियम से होता है इटाई इटाई डिजीज। क्या होता है, इटाई इटाई या नॉकनी डिजीज बोलते हैं। आर्सेनिक से होता है ब्लैक फिट डिजीज। मतलब ये नहीं कि मैंने क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया तो बताऊँ ना, ये सब याद रहना चाहिए। लेट से होता है प्लम्बंजिज्म, मतलब कि दिमाग काम करना कम, नर्व जो होता है डिग्रेडेड होने जाता है। कापर से कुछ ऐसा पता नहीं है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कनेक्टेड विथ। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑर्गेनिक मैटर, हम तो बात कर ही चुके हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर के लिए जो माइक्रोब को ऑक्सीजन चाहिए वही होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। फाइटोट्रॉन क्या होता है, फाइटोट्रॉन डिवाइस होता है, जैसे ग्रीन हाउस होता है में हम करते हैं ऐसे ही फाइटोट्रॉन को एक कंट्रोल्ड कंडीशन में हम प्लांट को ग्रो कराते हैं। अगला क्वेश्चन, विच इज़ नॉट रीन्यूएबल सोर्स। देखिए भाई सोर्स रिसोर्स से भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम फॉरेस्ट को फिर से लगा सकते हैं, वाटर की प्यूरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट के ऑर्गेनिज्म फिर से रिप्रोड्यूस होकर आ सकते हैं। पानी आ गया, लेकिन ये जो कोल है, कोल एक बार ख़त्म हो गया तो वो दोबारा से रिन्यूएबल नहीं हो सकता है। बायोस्फीयर बात कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऐसा एनर्जी जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, उसको बार बार हम यूज कर सकते हैं, सोलर रेडिएशन। पेट्रोलियम रिसोर्स जो है नॉन रिन्यूएबल है, इसे एक बार ख़त्म हो गया तो यूज नहीं कर सकते। रेड डाटा बुक में क्या है, रेड डाटा बुक में ऐसे प्लांट एनिमल का जिक्र किया गया है जो कि खतरे में है, जो कि ख़त्म होने वाले हैं। ग्रीन डाटा बुक में क्या कंटेन किया गया है, ग्रीन डाटा बुक में ऐसे प्लांट है जो कि रेयर है, जो कि इंपॉर्टेंट है मेडिसिनरी इथिकली जो भी है। अगला क्वेश्चन है कि मेथड है जहाँ पे हम जैसे एक जगह से प्लांट मतलब लेके आए, उसे दूसरी जगह पे ग्रो करा के उसको संरक्षित कर रहे हैं। तो जैसे बॉटनिकल गार्डन में लगा रहे हैं तो वो एक्स सिटू कंजर्वेशन है। एक्स सिटू इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है कि इन सिटू जो होता है नेचुरल हैबिटेट में अगर हम किसी भी एनिमल को प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो वो इन सिटू हो गया। एक्स सिटू मतलब वहाँ से लाके, जैसे जू हो गया, बॉटनिकल गार्डन हो गया, सीड बैंक हो गया, जंप बैंक हो गया। एफॉरेस्टेशन क्या होता है, एफॉरेस्टेशन किसी जगह पे अगर कोई भी जंगल कवर नहीं है, प्लांट कवर नहीं है, वहाँ पे फिर से जंगल तो आप बनाना चाहते हो तो वो एफॉरेस्टेशन होता है। रीफॉरेस्टेशन क्या होता है कि एक जगह पहले से जंगल था, प्लांट था, लेकिन वहाँ पे कट गया, आप फिर से उसे लगाना चाहते हैं प्लांट, तो वो होता है रीफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन और रीफॉरेस्टेशन में यही अंतर है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी रीजन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ प्लांट स्पीसीज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। तो देखिए ह्यूमन एक्टिविटी, पॉल्यूशन, अर्थक्वेक, डिजीज, ये सब तो भाई हमारे वजह से होता नहीं है। मोस्टली हम पॉल्यूशन करते हैं इसलिए एनिमल ख़त्म हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, द मेन एम ऑफ प्लांट कंजर्वेशन इज। तो मेन एम यही है कि हम इकोलॉजिकल एक्टिविटी हो गया और लाइफ को हम सपोर्ट कर सके और डाइवर्सिटी को मेंटेन कर सके, यही मेन है। तो दोनों सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज एन इंडेंजर्ड स्टेट। तो देखिए जो इंडियन बस्टर्ड हो गया, राइनो हो गया, एशियाटिक डंकी, ब्लैक डक, सब इंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को कब लॉन्च किया गया, 1972। नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, व्हाट इज़ द मेन रीजन। मेन रीज़न यही है कि उनके हम घरों को नष्ट कर दे रहे हैं, जंगलों की कटाई कर रहे हैं, पहाड़ों की कटाई कर रहे हैं, ठीक है, ज़मीन की खुदाई कर रहे हैं। तो इसके वजह से सब डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है नंबर।
रिचल कर्सन बुक द साइलेंट स्प्रिंग फेमस फॉर। रिचल कर्सन ने एक साइलेंट स्प्रिंग करके नोवेल लिखा था। उन्होंने बताया था कि अगर ऐसे ही पेस्टिसाइड पोल्यूशन होते रहा तो बायो मैग्नीफिकेशन हो गया, बर्ड के एक का कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा और बर्ड पैदा होने से मतलब अंडा फूटने से पहले ही मर जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर हैव द करेक्ट कम्बिनेशन। तो देखिए इन सीटू में आता है नेशनल पार्क, एक सीटू में आता है बॉटनिकल गार्डन, तो यही सही है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम बात कर चुके हैं, स्ट्रैटिफिकेशन होता है। दो चीज़ और होता है इको सिस्टम में हम पढ़ते हैं कि जो देखिए स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेप। तो एक ट्रॉफिक लेवल पे एक लोअर ट्रॉफिक लेवल पे जितने भी लिविंग मैटर होता है फॉर द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, तो वो होता है स्टैंडिंग क्रॉप, जिसे वो खा सकता है। स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है कि किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे जितना इनऑर्गेनिक मैटर होता है फॉर द सपोर्ट ऑफ लाइफ, फॉर द सपोर्ट ऑफ द प्लांट, तो वो होता है स्टैंडिंग स्टेट। अगला क्वेश्चन है इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। हम बात कर चुके हैं ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ पर होता है? देखिए दो तरह का सक्सेशन की हम बात करते हैं, प्राइमरी सक्सेशन एंड द सेकेंडरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है? जहाँ पे पहले से कोई भी लाइफ एग्जिस्ट ना करता हो, वहाँ पे अगर कोई भी प्लांट ग्रो करता है तो वो प्राइमरी सक्सेशन होता है। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है? सेकेंडरी सक्सेशन अगर कहीं पहले से वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट होता है, वहाँ पे आग लग जाती है, गलती से ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पे अगर प्लांट ग्रो करते हैं तो उसे हम सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। जैसे डिग्रेडेड फॉरेस्ट हो गया, तो यहाँ पे लाइकेन नहीं आता, यहाँ पे ग्रासेस ब्रायोफाइट से ग्रोथ होता है शुरुआत। अगला क्वेश्चन है कि अगर कह रहा है कि 20 जूल अगर एनर्जी है प्रोड्यूसर लेवल पे है तो पीकॉक के पास कितना जाएगा? तो देखिए माइस के पास जाएगा 2 जूल, स्नेक के पास 0.2 जूल, पीकॉक के पास 0.02। अरे यार लिंडमैन 10% ला के अनुसार उसको 10 से बार बार डिवाइड करते जाओ, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट एनिमल दैट लिव इन डीप ओशियनिक वाटर आर। तो जो डीप ओशियनिक वाटर में रहते हैं वो हमेशा, यार ये डिट्राइटिवर्स होगा कि टर्शियरी कंज्यूमर, कंफ्यूज टर्शियरी कंज्यूमर होना चाहिए, क्योंकि जो बड़ी मछलियाँ वो नीचे डिकम्पोजर होता है, तो हाँ डिकम्पोजर ही होगा नीचे, सॉरी वन इज द राइट, डिट्राइटिवर्स डिकम्पोजर। करा कि एक ऐसा एसोसिएशन जो डिफरेंट स्पीसीज का होता है सेम हैबिटेट में, तो उसके फंक्शनल इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं? तो एक ऐसा मतलब एरिया है जहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, वहाँ पे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो वो होता है कम्युनिटी, डिफरेंट पॉपुलेशन की जो बनाते हैं कम्युनिटी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विथ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो देखिए एलियन स्पीसीज इन्वेजन, जैसे सिथलीस, या सबका कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे कि एक स्पीसीज पहले से, जैसे यही मान लीजिए रैट वाला ही, और रैबिट वाला ऑस्ट्रेलिया का ले लीजिए, वो हैबिटेट लॉस से होता है, डिफॉरेस्टेशन से होता है, लेकिन कंजर्वेशन से कहाँ लॉस होगा? अगला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन बोथ पार्टनर आर एडवर्सली इफेक्ट। तो देखिए म्यूचुअलिज्म में जो होगा पॉजिटिव होगा, प्रीडेशन में पॉजिटिव निगेटिव होगा, पैरासिटिज्म में भी पॉजिटिव निगेटिव होगा, लेकिन कंपटीशन में क्या होता है? दोनों को हानि होता है। अगला क्वेश्चन द स्पीसीज कन्फाइंड टू ए पार्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड इल्सेवेयर, ये होता है एंडेमिक स्पीसीज। यूट्राफिकेशन जो होता है करता है, मतलब यूट्राफिकेशन से मछलियाँ मर जाती है। क्यों मर जाती है? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है एसिड रेन किससे होता है? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से होता है। अगला क्वेश्चन कंसंट्रेशन ट्रॉफिक लेवल पे कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है कि उसको हम क्या बोलते हैं? बायोमैग्निफिकेशन। तो देखिए यहाँ पे 150 क्वेश्चन हम लाए थे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही थे, लेकिन इतना क्वेश्चन कराने के बाद मुझे लग रहा है कि कुछ इकोलॉजी की अभी इम्पोर्टेंट चीज़ें अभी बाकी हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं बात करूँ तो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन में एग्जांपल की बातें यहाँ पे नहीं हुई हैं, और बहुत सारी चीज़ हैं। तो आगे हम बात करेंगे इसके अलग पार्ट पे, थ्योरी भी लेके आएंगे साथ साथ। तो आप लोग इतने देर तक साथ बने रहे इसके लिए शुक्रिया। हम भी चलते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।